तो फाइनली बच्चों कक्षा 9 विज्ञान के जो नोट्स हैं आपके वो तैयार हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान चैप्टर नंबर 1 है आपके हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं उनकी मुंह दिखाई इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और ये नोट्स पढ़कर आप एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं और बहुत ही शानदार नोट्स हैं। और अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं इन नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप नोट्स हैं परचेज कर सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स परचेज करने की पूरी जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां जाकर भी आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 है हमारी कक्षा 9 विज्ञान का हमारे आसपास के पदार्थ। तो कंप्लीट जो नोट्स है इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के। ओके, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 9 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात करें आपके जो सबसे पहले टॉपिक दिया गया है पदार्थ, और पदार्थ का दूसरा नाम क्या है आपके द्रव्य, यानी पदार्थ को हम द्रव्य भी कह सकते हैं। अब पदार्थ की क्या परिभाषा है, क्या इसके एग्जाम्पल हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले पदार्थ या द्रव्य, तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, पदार्थ नाम दिया। ओके, यानी विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक हैं जो साइंटिस्ट हैं उन्हें क्या नाम दिया गया, पदार्थ नाम दिया गया। ओके, और ये नोट्स आप साथ साथ में अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया कि अर्थात सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, यानी जितनी भी पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन है वो घेरती हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं, यानी पृथ्वी पर विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं पदार्थ और द्रव्य कहलाती हैं। जैसे पत्थर है तो पत्थर भी क्या है, पदार्थ है, बादल है वो भी पदार्थ हैं, और तारे हैं वो भी पदार्थ हैं, पौधे हैं वो भी पदार्थ हैं, और पशु हैं वो भी पदार्थ हैं, और रेत के कण हैं वो भी पदार्थ हैं। यानी विश्व में प्रत्येक वस्तु जो स्थान आयतन घेरती है जिसका भार होता है वो सब क्या होती हैं, वो सब आपके पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इस नोट्स को आप जरूर पढ़ना है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, विभाजित किया, जिसे क्या नाम दिया गया, पंचतत्व कहा गया। और ये पंचतत्व निम्न हैं, जैसे वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। तो ये पंचतत्व हैं और उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। यानी पृथ्वी पर विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो तो वो सभी वस्तुएं इन पंचतत्वों से मिलकर बनी होती हैं। और ये पंचतत्व आपके वायु हैं, पृथ्वी हैं, अग्नि है, जल है और आकाश है। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा होता है, यानी पदार्थ का जो भौतिक रूप है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पदार्थ है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ की जो प्रकृति है उसके संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। उनमें पहली जो विचारधारा थी वो थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, कि पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह क्या होते हैं, सतत होते हैं। और दूसरी विचारधारा क्या है कि पदार्थ है वो रेत की तरह है, पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं और सभी पदार्थ है वो कणों से बने होते हैं। सभी पदार्थ जितने भी पदार्थ हैं वो सब पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम
कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी हम सोच भी नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं पदार्थ के कण। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी पदार्थ के जो कण हैं उनके अभिलाक्षणिक गुण या पदार्थ के कणों की विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता है, पहला गुण है कि पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। उदाहरण के लिए हम समझे इसको, तो उदाहरण के लिए जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण हैं वो दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, अर्थात पदार्थ है उनके कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि पदार्थ के कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं, कि पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गति करते रहते हैं। तो पदार्थ के कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, यानी गति के कारण कार्य करने की क्षमता उसमें पाई जाती है। और तापमान बढ़ने से कणों की जो गति है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर क्या करते हैं, गति करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है वो आप देख सकते हैं, विसरण, यानी विसरण की जो परिभाषा है वो आपके एग्जाम में आ सकती है। तो विसरण की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद रखनी है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः यानी अपने आप एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बना लेना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखें। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी अपनी ओर खींचते हैं। तो पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है। जो भी कण हैं पदार्थ के उनको क्या करता है, एक साथ रखता है। और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके पदार्थ की अवस्थाएं, यानी पदार्थ है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जहां पर फर्स्ट हम बात करें तो सबसे पहले आपके ठोस अवस्था, उसके बाद में है द्रव अवस्था, उसके बाद में है गैस अवस्था। और ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, तो इनके जो गुण हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो इसमें पहला गुण धर्म क्या है कि ठोसों का जो आकार है और जो आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और दूसरा गुण धर्म क्या है कि ठोस हैं उनके गलनांक और क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। कक्ष ताप का अभिप्राय क्या है, कमरे का ताप। ओके, और तीसरा गुण धर्म क्या है कि इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। और 4 नंबर गुण धर्म है कि ठोसों में जो ठोस हैं उनमें कणों के बीच आकर्षण बल है वो अधिक होता है। जो ठोस होते हैं उनमें कणों के बीच आकर्षण जो बल है वो ज़्यादा पाया जाता है, अधिक होता है। और 5 नंबर गुण धर्म है कि ठोस में विसरण द्रव्य ठोस हैं उनमें विसरण द्रव्य तथा गैस की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है जो आपको अच्छे से याद रखनी है, घनत्व। यानी घनत्व क्या है, घनत्व की क्या परिभाषा है। तो किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। कि किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। और यहाँ पर घनत्व का सूत्र है आपके द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
द्रव्य अवस्था, यानी द्रव्य अवस्था के गुणधर्म क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो गुणधर्म है वो आपको क्या याद रखना है कि द्रव्य का आयतन है वो निश्चित होता है। द्रव्य का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार है वो निश्चित नहीं होता। और दूसरा गुणधर्म है कि द्रव्य का गलनांक कक्ष ताप से कम होता है और क्वथनांक है वो कक्ष ताप से क्या होता है, अधिक होता है। और तीसरा गुणधर्म है कि इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, द्रव्य को हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। और 4 नंबर गुणधर्म है कि कणों के बीच आकर्षण बल है वो ठोसों से कम होता है, कि जितना ठोस का आकर्षण बल होता है उतना द्रव्य का नहीं होता है। तो कणों के बीच जो आकर्षण बल पाया जाता है वो ठोसों से क्या होता है, कम होता है। और 5 नंबर गुणधर्म है कि विसरण है वो तीव्र होता है। विसरण क्या होता है, द्रव्य में तीव्र होता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके गैस अवस्था। तो गैस अवस्था क्या होती है, इसके क्या गुणधर्म होते हैं। तो इसमें पहला गुणधर्म दिया गया है कि गैसों का आयतन तथा आकार है वो निश्चित नहीं होता है। न तो गैस का आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। और गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं, जिस पात्र में रखी जाती हैं, उसी पात्र का आयतन और आकार है उसको क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। और दूसरा गुणधर्म है कि गैस हैं उनके गलनांक और क्वथनांक हैं वो कक्ष ताप से अधिक होते हैं। और तीसरा गुणधर्म है कि इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। और 4 नंबर है कि कणों के बीच आकर्षण बल है वो द्रव्य से कम होता है। गैस हैं उनका जो आकर्षण बल है वो द्रव्य से क्या होता है, कम होता है। और 5 नंबर गुणधर्म है कि विसरण है वो द्रव्य से ज्यादा होता है, यानी विसरण है वो द्रव्य से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी का जो पूरा नाम है वो आपके हर बार एग्जाम में आता है, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एलपीजी क्या होती है, यानी एलपीजी का पूरा नाम क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ओके, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और दूसरा है सीएनजी। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है, आपके संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इन दोनों के जो पूरे नाम हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जी हाँ, बदल सकता है। जैसे जल है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे हम ठोस अवस्था की बात करें तो जल है वो ठोस अवस्था में किस प्रकार से रहता है, बर्फ के रूप में। और द्रव की हम बात करें तो ये जल के रूप में, और गैस की बात करें तो ये जलवाष्प के रूप में रह सकता है। तो जो जल है वो तीनों अवस्था में रह सकता है। उसके बाद में है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अब देखिए, जो पदार्थ है उसको हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करेंगे तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले है आपके तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो इसको आपको अच्छे से समझना है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण, बढ़ने के कारण जो कण हैं वो अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को क्या कर लेती है, पार कर लेती है। और इस कारण कण हैं वो अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। और एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, द्रव्य में बदल जाता है। उसके बाद में है गलनांक। तो गलनांक सबसे इंपॉर्टेंट है और इसकी परिभाषा आपके हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो गलनांक किसे कहते हैं कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है, कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो गलनांक की परिभाषा आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अच्छे से याद रखनी है कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। कि किसी ठोस का गलनांक है वो उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, कि आपको एक तापक्रम दिया गया है, तापमान दिया गया है जो किस में है, केल्विन में है, ओके, और उसको आपको सेल्सियस में बदलना है। तो उसके लिए आपको कौन सा सूत्र यूज करना है,
K माइनस 273 डिग्री। यहाँ पर K का मतलब क्या है, केल्विन। ओके, और सेकंड है आपके सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए मान लीजिए आपको जो तापमान है वो क्वेश्चन है वो आपको सेल्सियस में दिया गया है, यानी जो तापमान है वो आपको सेल्सियस में दिया गया है और उसको आपको केल्विन में बदलना है। तो उसके लिए आपको कौन सा सूत्र यूज करना है, C प्लस 273। यहाँ पर C का मतलब क्या है, C का अर्थ क्या है, सेल्सियस से है। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब देखिए जब पदार्थ को अपन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो उसमें दाब परिवर्तन का प्रभाव भी वहां पर लागू होता है। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या है, यदि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो और उस पर दाब आरोपित किया जाए तो गैस के जो कण हैं उनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अतः दाब परिवर्तित करने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम बात करें ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पर दाब को एक वायुमंडलीय करके वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में है आपके उद्रवपातन, यानी उद्रवपातन क्या है, तो उद्रवपातन की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो उद्रवपातन क्या है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उद्रवपातन कहते हैं। तो ये उद्रवपातन की परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में है वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण क्या है, तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसमें पहला कारक है कि ताप वृद्धि से वाष्पन की दर है वो अधिक हो जाती है। ताप बढ़ाने पर वाष्पन की जो दर है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और दूसरा कारक क्या है कि सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर है वो भी अधिक हो जाती है। और तीसरा कारक क्या है कि आर्द्रता में कमी से वाष्पन की दर है वो बढ़ती है और आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पन की दर है वो कम हो जाती है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, तो क्या रीजन है, वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण हैं वो अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इस तरह से आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। कि गर्मियों में हम सूती कपड़े हैं वो क्यों पहनते हैं, क्या कारण है इसका, तो क्योंकि इनके द्वारा पसीने का अधिक अवशोषण हो जाता है। इनके द्वारा पसीने का अधिक अवशोषण हो जाता है जो वायुमंडल में आसानी से क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सबसे, और यहाँ पर दिया गया है कि कुछ मापन योग्य राशियां और उनके मात्रक। तो मापने योग्य कुछ राशियां हैं, कुछ भौतिक राशियां हैं और उनके मात्रक दिए गए हैं और उनके प्रतीक दिए गए हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो इसमें सबसे पहले है तापमान यानी टेम्परेचर। तो तापमान है उसको हम किस में मापते हैं, तो इसका मात्रक क्या है, केल्विन, और इसका प्रतीक क्या है, के। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरी भौतिक राशि है आपकी लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, और प्रतीक क्या है, इसका m। ओके, उसके बाद में तीसरा है सहती। तो सहती का मात्रक क्या है, किलोग्राम, और इसका मात्रक क्या है, इसका प्रतीक क्या है, केजी, यानी केजी से इसको हम दर्शाते हैं, इसका सिंबल है। उसके बाद में नेक्स्ट है भार। तो भार का मात्रक क्या है, न्यूटन, और इसका प्रतीक क्या है, n। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके आयतन। तो आयतन का मात्रक क्या है, घन मीटर, और इसका प्रतीक क्या है, मीटर क्यूब। और उसके बाद में है घनत्व। तो घनत्व का मात्रक क्या है, किग्रा प्रति घन मीटर, और इसका प्रतीक क्या है, केजी पर
केजी पर मीटर क्यूब। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दाब। तो दाब का मात्रक क्या है आपके पास्कल, और इसका प्रतीक क्या है PA। तो अच्छे से आपको ये भौतिक राशियां और उनके मात्रक हैं आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 आपके हमारे आसपास के पदार्थ, तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है नोट्स के माध्यम से। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं, और जल्द ही हम सेकंड चैप्टर के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे आपको। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं, और परचेज आपको कैसे करना है तो इसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।